नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। और चूंकि दिवाली का दिन है, इसलिए कोशिश की जा रही थी कि नेगेटिव खबरों से बचा जाए, लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उलट-पुलट चल रहा है, या हम कहें कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, उसके मद्देनजर कुछ ऐसे मुद्दे जरूर हैं जिनके ऊपर हमें बात करना जरूरी हो जाता है। और बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि महागठबंधन की जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि खींचतान हम पहले भी बात की थी कि खींचतान एनडीए में भी थी, लेकिन एनडीए ने समय रहते हुए टेबल पर बैठकर मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया, और ऐसी स्थिति में मुद्दे सुलझते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम महागठबंधन पर नजर डालते हैं, तो वहां पर मामला जो है वो तेजी से सुधार के बजाय तेजी से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला सवाल जो था वो ये था कि जब इंडिया अलायंस बना था, आप याद करिए, उस वक्त भी एक चर्चा का दौर चला था कि क्या ये अलायंस जो है वो परिपक्वता के हिसाब से या फिर आइडियोलॉजी के हिसाब से क्या फिट बैठता है। तो जो ज्यादातर जो राजनीतिक विश्लेषक थे, मैं उन बुद्धिजीवियों की बात नहीं कर रहा जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है, इसके अलावा जितने भी जो राजनीतिक विश्लेषक थे, वो लगातार ये कहने का, ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे थे कि किसी भी सूरत में ये महागठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और कारण यह था कि सभी पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है, क्योंकि गठबंधन होता है एक जैसी समान विचारधारा वाली पार्टियों के बीच में जिनका लक्ष्य एक हो, लेकिन यहां पर महागठबंधन की स्थिति यह है कि सबका लक्ष्य अलग अलग है। और उससे भी बड़ी चुनौती तब सामने आ जाती है जब ये राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीति के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर जब चुनाव लड़ने जाती है, तो फिर इनका जो है वो वर्चस्व खतरे में नजर आता है। जैसे आप देखिए, लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब आप सोचकर देखिए, जब हम बिहार की राजनीति पर नजर डालते हैं तो बिहार में आरजेडी का अपना एक वर्चस्व है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो अखिलेश यादव का अपना वर्चस्व है, समाजवादी पार्टी का। ठीक ऐसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी का उसका अपना है, और आम आदमी पार्टी तो पहले ही इससे बाहर निकल चुकी है। तो ऐसी स्थिति में यह गठबंधन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, हम इसकी पहले से ही जो है वो चर्चा कर रहे थे। लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि इस गठबंधन में नौबत यहां तक बढ़ जाएगी कि अब जो है वो सिर्फ टवल की स्थिति बन गई। एक झांकी हम सबने देखी पटना एयरपोर्ट के ऊपर, जहां पर कृष्णा अल्लाबरू और राजेश राम को शकील अहमद खान के साथ जान बचाकर भागना पड़ा, और एक नेता मनीष जिसकी जो है वो पिटाई की गई। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, तो इसी में अगर आप देखोगे तो अब बात आती है कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष की, जिस राजेश राम की हम बात कर रहे हैं। तो आप सोचिएगा, जिस गठबंधन में किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के सामने अगर उसी गठबंधन की कोई पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे, तो आप खुद सोचिए कि वो गठबंधन कितने दिन तक चलेगा। मैं बात कर रहा हूं राजेश राम की। कटुंबा सीट से राजेश राम ने, क्योंकि इससे पहले 5 सीटों के ऊपर हमने बात कर ली, और अब तक कुल मिलाकर अगर आप कल तक का आंकड़ा देखते हैं, तो कल तक लगभग 11 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां आमने सामने चुनाव लड़ रही है। अब इसको कहने को जो है वो हम फ्रेंडली फाइट कह सकते हैं, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट से जो है वो बहुत आगे तक बात जा चुकी है, जिसमें एक राजेश राम, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, कटुंबा सीट से चुनाव नामांकन दाखिल किया, और उसके बाद आरजेडी से सुरेश पासवान, जो कि अगर आप देखोगे तो आज जो है वो उनका नामांकन प्रक्रिया है। तो पार्टी के अध्यक्ष और उस अध्यक्ष के सामने दूसरी पार्टी जो उसके सहयोगी है, उसने अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है। तो फिर गठबंधन बचा कहां है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर इस गठबंधन को बचाएगा कौन? तो पहली बात अब बात करते हैं कृष्णा अल्लाबरू की। कृष्णा अल्लाबरू और उनके सहयोगी, जो भी नेता जिनको बिहार की कमान सौंपी गई है, ना तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, ना कभी उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, और वो इस वक्त टिकट वितरण में लगे हुए हैं।
तो टिकट वितरण में लगे हुए हैं, तो इन सब के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लग रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वामपंथी मीडिया भी अब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है, क्योंकि वहां पर अब टिकट बेचे जा रहे हैं। तो जो कल तक सर्जरी की बात कर रहे थे, अब वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए। तो कांग्रेस पार्टी पहले से तय था, क्योंकि इस पूरे षड्यंत्र में आरजेडी को कमजोर करना था। और आप देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में इस गठबंधन राजनीति का हश्र क्या होगा। मैं पहले भी आपको बताया था कि इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी अब अपने सहयोगी दलों को कमजोर करने का प्रयास करेगी और नंबर 2 की पार्टी वापस बनने का प्रयास करेगी, ताकि मतदाताओं में यह मैसेज जा सके कि भारतीय जनता पार्टी का चिर प्रतिद्वंदी और मुख्य रूप से अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस पार्टी से यह तमगा छीन लिया था। तो 44 से 99 किया, और अब जो है वो कांग्रेस पार्टी जब तक आरजेडी को बिहार में नहीं निपटा दे तब तक कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो खड़ी नहीं हो पाएगी। और यही एक वजह है। आप देखिए इसके दो इशारे अगर हम देखते हैं, मैं टिकट वितरण के उसमें जो है वो नहीं जाना चाहूंगा कि कितने में बेचे, क्या किए क्या नहीं किए, क्योंकि खबरें जो है वो बहुत सारी आ रही है। नेता लोग जो है वो एक दूसरे को मारने के ऊपर जो है वो पीटने के ऊपर उतारू हो चुके हैं। और ये स्थिति हरियाणा की तरह ही है, लेकिन यहां पर हरियाणा से हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राजेश राम ने दलित कार्ड खेलने की कोशिश की है। तो इससे आपको जो है वो कांग्रेस पार्टी की मंशा और उसकी राजनीति समझ में आएगी। कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम वोट, और अब जो है वो उसकी नजर दलित वोटर के ऊपर है। और राजेश राम का वो ट्वीट भी देख लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि अब इंकलाब जो है वो होके रहेगा, दलित दबेगा नहीं, दलित झुकेगा नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं कि आखिर ये दलित है कौन? तो क्या दलित वो है जो शोषित है, जिसको जो है वो दबाया गया, जिसका शोषण किया गया, या फिर दलित वो है जो एससी एसटी में जहां हम कास्ट की बात करते हैं वो दलित है? तो दोनों सूरत में जो है वो दलित की परिभाषा बदल जाती है। तो राजेश राम जो पूरी कांग्रेस पार्टी को डील कर रहे हैं कृष्णा अल्लाबरू के साथ में मिलकर, क्या उनको दलित कहना उचित है, या फिर उनका दलित कार्ड खेलना जो है वो उचित है? एक दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी सहयोगी दलों को मिटाने का, कमजोर करने का प्रयास कर रही है, तो आप सोचकर देखिए 17 में से 19 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में। और आरजेडी का एक स्टेटमेंट आया था कि आरजेडी अगर इससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती तो शायद आरजेडी का मुख्यमंत्री होता या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होता। और इस बार इस हालत में आप देखिएगा आरजेडी को मुख्यमंत्री का जो चेहरा है तेजस्वी यादव आरजेडी का, उसको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने से अब तक जो है वो कांग्रेस पार्टी बच रही है। जबकि पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, नामांकन वापसी की तारीख जा चुकी है, और अब जो है वो समय बचता है दूसरे चरण का। अब ऐसे में आप देखिएगा दूसरे राज्य पर इसका क्या असर पड़ रहा है। दूसरा राज्य बिहार के जहां सीमावर्ती राज्य है झारखंड, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया गठबंधन से बाहर होने का ऐलान जो है वो लगभग पूरा कर दिया है शनिवार को, और बिहार की 6 सीटों पर अपने जो है वो उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ना उनको आरजेडी के ऊपर भरोसा है, ना उनको कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है। और अब बड़ी डेवलपमेंट ये आ सकती है कि बिहार चुनाव के परिणाम के बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। और ये आप कंफर्म मानिए, कंफर्म इसलिए मानिए क्योंकि जब इस बिहार का चुनाव परिणाम आएगा तो इसका परिणाम जो है वो अप्रत्याशित होगा, और ये एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें चुनाव आयोग की जो साख जिसको खराब करने का एक प्रयास किया गया था उसका कहीं ना कहीं जो है वो बचाव हो जाएगा। क्योंकि उम्मीद यह है कि इस वक्त 180, क्योंकि मेरा आकलन 160 से 180 का था, लेकिन अब जो स्थिति महागठबंधन ने तैयार कर दी है यह स्थिति 180 से 200 सीटों तक जा सकती है। तो जहां राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए थे वहीं से इसका आभास हो चुका था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को अपना रिसोर्स जनरेट करना है, वो अपने रिसोर्सेज अपना जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है बिहार से टिकट बेचने के जो आरोप लग रहे हैं। और टिकट बेचने के आरोप यहीं तक नहीं लगे,
इससे पहले केसी वेणुगोपाल, जो हरियाणा में जिनके ऊपर आरोप लगा था कि वो अपने महिला मित्रों को जो है वो टिकट दे रहे हैं, टिकट बेचने तक का आरोप लग रहा था, अय्यासी तक का आरोप लग रहा था। अब आते हैं कृष्णा अल्लावरू, जो प्रभारी है, जो कांग्रेस पार्टी से सैलरी भी लेते हैं, जिनका कोई राजनीति में, अगर जीत की हम बात करें तो जिसकी कोई भूमिका नहीं है, कभी चुनाव नहीं लड़ा, उसको जो है वो बिहार चुनाव जिताने की जिम्मेवारी दी है कांग्रेस पार्टी ने। और राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे, कृष्णा अल्लावरू को जो है वो पूरी ढील दे रखी थी। अब ऐसी स्थिति में कृष्णा अल्लावरू और राहुल गांधी का अगर आप कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी 13 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का मैंने जो है वो एक पूरा ब्यौरा रखा था, जिसमें किस तरीके से राहुल गांधी ने इस पूरे गठबंधन को उलझाए रखा। अब देखिए उलझाए क्यों रखा, क्योंकि अगर राहुल गांधी इसको उलझाए नहीं रखता तो शायद मुकेश सहनी अपनी जो है वो और सीटें चुनाव लड़ने थे, आरजेडी जो है वो ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती। लेकिन राहुल गांधी ने यह मैसेज देने की कोशिश की, कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम जो है वो लगातार आरजेडी के संपर्क में रहे, हाईकमान का इंतजार करते रहे, और हाईकमान जो है वो इस तारीख को 17 तारीख के आसपास तक खींच के लेके गया। और उस वक्त आईपीएस पूरण के घर गए, चंडीगढ़ से जो है वो शिमला जाना उचित समझा, शिमला से अगले दिन शाम को राहुल गांधी लौटते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन किसी भी महागठबंधन के बड़े नेता से मुलाकात नहीं करते। उसके बाद में फतेहपुर चले जाते हैं, जहां पर हरिओम, जो कि एक दलित था, जिनकी चोर समझकर पिटाई कर दी गई थी क्योंकि वहां पर दलित कार्ड खेलना था, और उससे भी बड़ी बात जुबिन गर्ग, जो कि एक सिंगर है, उसको हो सकता है भारत रत्न दिलाने जो है वो गुवाहाटी गए हो। अब यहां हम संवेदनाओं के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए, लेकिन क्या इसको एक दिन के लिए नहीं टाला जा सकता था, क्योंकि जुबिन के घर एक दिन बाद भी जाया जा सकता था। लेकिन बिहार का जो चुनाव था वो कांग्रेस पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट था, तो कांग्रेस पार्टी अपने दाव में कामयाब होती हुई नजर आ रही है, और अब यह दाव जो है वो हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खेलने वाली है। सहयोगी दल इसको जो है वो कितना समझ पाते हैं, ये सहयोगी दलों के ऊपर है। लेकिन जब आप सोचकर देखिए कि अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी अपना कैंडिडेट सुरेश पासवान के रूप में घोषित करके चुनावी मैदान में उतार देती है, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी समस्या जो है वो क्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस गठबंधन से बाहर हो चुका है। मुकेश सहनी, क्योंकि अंततः जिसको हम बोलते हैं कि उनकी स्थिति यह हो गई है कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं है, तो उन्होंने जो है वो घोषणा की कि वो अपने उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। तो एक तरीके से एनडीए को जो है वो खुले तौर पर एज दे दिया है, और इस एज का नतीजा यह होगा कि आरजेडी की सीटें कम होगी, आरजेडी कमजोर होगी, तो अगले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो मुख्य भूमिका में या मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका में जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का पूरा प्रयास करेगी। और अब तक जो है कांग्रेस पार्टी की राजनीति से यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।